हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी के अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले इकाई का घ नंबर चैप्टर का नाम है खनिज संसाधन। और पहला ही दिन मैं आप सभी से बताया था कि संसाधन का मतलब होता है दुनिया का कोई भी चीज अगर आप सभी के लिए यानी मनुष्य के लिए उपयोगी है, कोई भी वस्तु, तो वो संसाधन कहलाती है। आज हम लोग जानेंगे खनिज के बारे में। खनिज का मतलब अगर आप जान गए तो ये पूरी चैप्टर आपको समझ आ जाएगी यहीं पर 2 मिनट में ही। बाकी जितने भी हाईलाइट मैंने पॉइंट किया हुआ है उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार समझकर बार बार याद करने की जरूरत है। पूरी चैप्टर कंप्लीट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इतना उम्मीद जरूर है। और याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जामों में, कई एग्जाम में पूछा गया है। आपको विद प्रूफ मैं दिखाऊंगा। आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो क्वेश्चन खुद जाके रीचेक कीजिएगा, आपको ये चीजें पता चल जाएगी क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। और आने वाले आगामी एग्जामों में, जैसे कि मैट्रिक का जिनका एग्जाम होने वाला है 2025 में, और साथ ही साथ जिनका भी जनरल कंपटीशन की एग्जाम यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पूरी क्लास को अच्छे से समझिएगा। जहां भी डाउट होगा आप लोग जो है वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और वीडियो बेहतर लगेगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और नए हैं तो जरूर से जरूर आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। यहां पर देखेंगे खनिज का मतलब जानने के लिए। खनिज का मतलब क्या होता है? देखो, खनिज का मतलब होता है किसी भी वस्तु को जब धरती के नीचे से कोड़ कर निकाला जाता है, खनन करके निकाला जाता है। खनन मतलब क्या होता है? कोड़ना, खाबना, यानी धरती के नीचे से कोड़ के निकाल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं खनिज। क्या बोलते हैं? खनिज। क्या बोलते हैं? खनिज। और जिस प्रक्रिया से निकाल रहे हैं वो प्रक्रिया कहलाता है खनन। खनन प्रक्रिया यानी कि कोड़ कर निकालना, खनन प्रक्रिया। और जो वस्तु निकली वो वस्तु क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। और संसाधन क्यों कहते हैं ये समझ आ गया होगा। संसाधन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो भी वस्तु निकला है वो मनुष्य के लिए उपयोगी है। जैसे धरती के नीचे से क्या निकलता है? धरती के नीचे से हो सकता है कि लोहा निकले, अल्युमिनियम निकले। धरती के नीचे से हो सकता है कि पेट्रोलियम पदार्थ निकले। बहुत सारे बहुमूल्य वस्तुएं जो है धरती के नीचे से निकाला जाता है। अब धरती के नीचे से निकाला जाता है तो उसकी कैटेगरी है। कैसी कैटेगरी है? या तो वो निकलने वाली चीज धातु हो सकता है या वो चीज निकलने वाला चीज अधातु हो सकता है। यही कैटेगरी हो सकती है कि नहीं है? या तो जो निकल रहा है वो धातु होगा या तो जो निकल रहा है वो अधातु होगा। अब धातु कौन सा है, अधातु कौन सा है, ये कैसे जानेंगे? सिंपल, बहुत सारे उसका जानने की अलग अलग तरीका है। साइंस में बहुत डिटेल से इसको समझा जाता है। एक वर्ड में बता रहा हूं। मोस्टली क्या होता है, जो भी धातु होते हैं उसमें करंट प्रवाहित होता है। जो भी धातु होता है यानी जो भी चीजें निकल रहा है उसको बिजली में लगा देखिए करंट आ रहा है तो कहिएगा ये धातु है। उसको पीट के चादर बना सकते हैं। चादर बने उसको लमरा सकते हैं, उसको पीट के तार बना सकते हैं, है कि नहीं? उसमें एक विशेष चमक होती है कि नहीं? कठोर होता है, हार्ड होता है, आवाज उसकी आती है। ठीक है, तो बहुत सारे गुण होते हैं धातु के। अधातु का सेम उसका उल्टा हो जाएगा। सेम टू सेम, उसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा, उसको पीट के चादर नहीं बना सकते, उसको लमरा के तार नहीं बना सकते हैं, चमक उतना ज्यादा नहीं होगा। सेम उसका उल्टा। तो धरती के नीचे से जो भी चीज निकल रही है वो क्या है? वो है खनिज। अब उसको दो कैटेगरी बांट दी। एक तो धातु, दूसरा अधातु। धातु माने बता दिए क्या होता, अधातु मतलब समझ आ गया। आगे जानेंगे धातु को भी 2 भाग में बांटा गया और अधातु को भी 2 भाग में बांटा गया। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल से। यहां आइए, यहां देखेंगे क्या लिखा गया है। यहां लिखा गया है कि भाई साहब क्या लिखा गया है कि भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। यानी कि भारत में कितने खनिज मिले हैं भाई साहब? 100 से अधिक जो है अभी तक खनिज आपको मिल चुके हैं। उसके बाद आगे यहां लिखा है कि अभी तक लगभग 2000 से अधिक जो है खनिज की पहचान हो चुकी है, किंतु 30 खनिज ही आर्थिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व रखता है। आर्थिक दृष्टि माने क्या होता है? पैसा कमाने की दृष्टि से, जो ना से ज्यादा फायदा हो, खूब पैसा कमाते हो। मतलब क्या है, हमारा जो स्थल मंडल है यानी हमारी जो धरती है, उस धरती पर अब तक कितने खनिज के बारे में जानकारी हमें मिल चुका है? तो याद रखिएगा 2000 प्लस खनिज के बारे में हम लोग जान चुके हैं लोग पूरी धरती पर। और भारत में 100 प्लस खनिज के बारे में हम लोग जान चुके हैं लोग। लेकिन इन सभी में मात्र 30 प्लस ही खनिज ऐसे हैं जिसका उपयोग ज्यादा होता है, मोस्टली यूज होता है, उसका उपयोग ज्यादा है, आर्थिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है। यानी कि
पैसा कमाने की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है। एकदम सरल भाषा में जानिए, बुझा गया, आगे जानिए। अब मैंने जैसे आपको कहा कि खनिज को जो है ना दो प्रकार के होता है, एक तो धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। अब धात्विक को मैंने क्या बोला कि धरती के नीचे से निकाल रहे हो, या तो वो धातु हो सकता है या तो वो अधातु हो सकता है। अब जो धातु हो सकता है ना उसका भी दो कैटेगरी है। ले भाई कची तो दो कैटेगरी है, यानी धात्विक खनिज का भी दो भाग, एक में लोहा युक्त खनिज होगा, दूसरा में अलौह युक्त खनिज होगा। माने का हुआ, जिसमें लोहा के अंश पाया जाएगा उसको बोला जाएगा लौह युक्त खनिज, और जिसमें लोहा के अंश नहीं पाया जाएगा उसको बोला जाएगा अलौह युक्त खनिज। अभी क्या है मतलब, क्या हुआ, धरती के नीचे से हमने खनिज निकाल लिया, ठीक है, और निकाले तो देखे भाई साहब ये क्या है, धातु है या अधातु है, तब कहे कि ये धातु है, चलो धातु वाला कैटेगरी में रख दिए। अधातु नहीं है, ठीक है, धातु वाला कैटेगरी में रख दिए। अब धातु में जब ले जाके रखने गए, यानी धातु वाली कैटेगरी में उसको जब रखे, तब वहां पर पूछा गया कि क्या इसमें लोहे की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि लोहा भी धातु होता है याद रखिएगा, या लोहे की मात्रा इसमें ज्यादा नहीं है। जो भी धरती से निकला है क्या इसमें लोहे की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो लोहे की मात्रा अगर ज्यादा है तो उसको कहा जाएगा कि ये लौह युक्त धातु वाला खनिज है। यानी लौह युक्त धात्विक खनिज किसे कहेंगे, जिसमें लोहे की मात्रा मौजूद हो, लोहे की मात्रा मौजूद हो। जैसे लोहा खुदे हो सकता है, लौह अयस्क जो है, यानी कि लौह अयस्क जो है ये कौन सा खनिज हो जाएगा, धात्विक या अधात्विक। तो ये पहले बोलेंगे कि ये धात्विक है, क्या भैया धात्विक है, क्योंकि ये धातु तो है ही। दूसरा कैटेगरी, धात्विक का भी दो कैटेगरी है, एगो लोहा वाला और एगो बिना लोहा वाला, एगो लोहा वाला एगो अलौह वाला। तो क्या ये लोहा वाला है, तो नामे से दिख रहा है कि लोहा वाला लोहा वाला है। दूसरा तांबा, निकल, मैग्नीज, इन सभी को बांट के जब देखा गया तो मालूम चला कि भाई साहब लोहा लौह में आएगा, मैग्नीज भी लौ में आएगा, ठीक है, निकल भी लौ में आएगा, टंगस्टन भी लौ में आएगा। लेकिन सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइड और टीना और साथ ही साथ में तांबा भी ये सब क्या है, अलौह खनिज है। क्या भैया, अलौह है, यानी इन सभी में लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। सिंपल शब्दों में समझे, फिर से समझिए, खनिजों को दो भागों में बांटा गया है, यहां लिख देते हैं खनिज, या आगे होगा, यहां पर आगे ये यहां पर स्पष्ट समझा देते हैं आप लोगों को। यह एक डायग्राम से समझाया गया बहुत बेहतर तरीके से। यहां आइए, यहां पर इसको समझिए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। यहां पर आइए, यहां मैं साफ लिख भी देता हूं। यहां लिखा है खनिज, क्या लिखा भैया, खनिज। अब खनिज को दो कैटेगरी में बांटा गया है, किस कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। एक को लिखा गया है धात्विक, क्या लिखा गया है, धात्विक खनिज यानी धातु वाला। दूसरा का लिखा गया अधात्विक यानी कि इसमें धातु नहीं है, अधात्विक, ठीक है। अब धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है। क्या है, यहाँ पर लौह युक्त है, क्या है, लौह युक्त, लोहा वाला, और यहाँ पर क्या है, अलौह युक्त है, ठीक है। यानी कि धातु वाला भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, लोहा वाला जिसे पाया जाएगा लौह युक्त, जिसमें लोहा नहीं पाया जाएगा उसे अलौह युक्त। उसी तरह अधात्विक यानी जो कि धातु नहीं है उसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को बांटा गया कार्बनिक, क्या किया गया है, जिसमें कार्बन की मात्रा हो, और एक को अकार्बनिक, क्या है, अकार्बनिक, कोची है, अकार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो। अब ये बहुत सरल भाषा में समझा दूंगा कि किसमें कार्बन पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। सिंपल समझिए, लोहा वाला कौन हो जाएगा, तो लोहा खुदे हो जाएगा, और निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट ये सब लौह युक्त खनिज है। अलौह में कौन रहेगा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, और साथ ही साथ में आपका तांबा भी आ जाएगा अलौह खनिज में। उसके बाद यहां आइए, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो याद रखिएगा, जो जीवाश्म ईंधन है, जो जलेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कार्बनिक खनिज बोलेंगे। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ में क्या क्या, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, उस सबको एक साथ सम्मिलित रूप से बोलते हैं पेट्रोलियम पदार्थ। देखो, पेट्रोल अलग होता है और पेट्रोलियम पदार्थ अलग होता है। मतलब क्या है, क्या पेट्रोल से पेट्रोलियम बनता है, नहीं, पेट्रोलियम पदार्थ से पेट्रोल बनता है। ध्यान सुनना,
पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है। पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है ना, वो धरती से उसको निकाला जाता है कच्चे रूप में। कच्चे मतलब कि एकदम कीचड़ की तरह रहता है, गंदा रहता है, उसको निकाला जाता है और निकाल के क्या किया जाता है, उसको लैब में भेजा जाता है। क्या किया जाता है, लैब में भेजा जाता है। लैब में अलग अलग टेम्परेचर पर उसको गर्म किया जाता है, खौलाया जाता है और डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल आदि चीजें उससे बनाया जाता है। ठीक है, वो सारे के सारे चीज क्या है, तो वो है खनिज ईंधन, ईंधन वाला खनिज है। ठीक है, और ये कार्बनिक है। क्या है, कार्बनिक है, क्योंकि इन सभी से धुआं भी निकलता है। आप पेट्रोल जलाइए, केरोसिन तेल जलाइए या कोयला जलाइए, ठीक है, और ये सब जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म मतलब कहती है जीव से। जब जीव जंतु मर जाते हैं ना, तो धरती के नीचे दब जाते हैं। जैसे कि धरती पर भूकंप आया, सुनामी आया, कुछ भी आया, या जो मिट्टी के नीचे लोग दब रहे हैं, जो मिट्टी हो रहा है, पेड़ पौधे नीचे धरती के नीचे दब जा रहे हैं, वो हजारों करोड़ों वर्षों के बाद सड़ गल के जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी से पेट्रोलियम पदार्थ बनता है, उसी से प्राकृतिक गैस बनता है, उसी से कोयला बनता है। याद रखिएगा, वही कोयला और करोड़ों वर्षों तक जब धरती के नीचे रह जाता है तो उसी से डायमंड यानी हीरा बनता है। याद रखिएगा, समझ आ गया। तो कार्बनिक क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन वाला हो जाएगा। अकार्बनिक में क्या है, तो अभ्रक है, ग्रेफाइट है, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, उसे अकार्बनिक खनिज कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। आगे आइए, आगे समझते लो, आगे जानते हैं लो। यहाँ धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बांटा गया है, क्या होता है उसको भी जानने के लो और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ आइए, आगे और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आगे जानते लो, आगे समझते लो। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज दोनों में अंतर जानते हैं लो। धात्विक खनिज जो है, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु मिलेगा, अधात्विक खनिज को गलाने पर क्या मिलेगा, धातु प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यह कठोर होता है, चमकीला होता है और इसमें चमक है, अब चमक जो है थोड़ी सी कम होती है। ये प्रायः अग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अब ये क्या भाई साहब, देखो 7वां क्लास वाला ज्योग्राफी जब पढ़ाए थे तो उसमें बताया था मैंने कि चट्टान 3 प्रकार का होता है, अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। अग्नेय चट्टान उसको बोलते हैं ज्वालामुखी से जो मैग्मा बाहर निकलता है। ज्वालामुखी से क्या होता है, मैग्मा जो बाहर निकलता है। मैग्मा मतलब जो लिक्विड रूप में रहता है और बाहर निकलकर जब सूख जाता है तो लावा बन जाता है और यही लावा जमा होके लावा का चट्टान बनाता है, लावा का चट्टान बनाता है। उसी लावा का चट्टान को बोला जाता है अग्नेय चट्टान। तो जो धात्विक खनिज होते हैं ना, वो मोस्टली अग्नेय चट्टान में ही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अग्नेय चट्टान में ही पाए जाते हैं। वही जो अधात्विक खनिज है ना, वो परतदार चट्टानों से मिलते हैं, परतदार चट्टानों से मिलते हैं। परतदार चट्टानों को क्या कहा जाता है, अवसादी चट्टान भी कहा जाता है। परतदार चट्टान को अवसादी चट्टान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अवसादी चट्टान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी परतदार चट्टान को क्या बोलते हैं, अवसादी, अग्नेय, अवसादी और तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान। 3 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, अग्नेय में मिलता है धात्विक और परतदार चट्टानों में मिलता है अधात्विक खनिज। समझ आ गया आप सभी को। दूसरा, इसको पीट कर तार बनाया जा सकता है और इसको पीट कर तार नहीं बनाए जा सकते हैं। ये चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे कैसे कोयला को पीटिएगा तो पीट कर तार बना सकते हैं, नहीं, एकदम भुस जैसे भुसकी हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। वही लोहा को पीट पीट के एकदम पतला करके लमरा सकते हैं। इतने बड़ा लोहा लेके जाइएगा तो पीट के तलवार बना लेते हैं आप लोग, है कि नहीं है। आगे आइए, आगे समझते हैं। समझ आ गया होगा, उम्मीद है ये चीजें समझ आ रहा होगा। कुछ इसमें खास नहीं है, इसमें याद करने वाली जो है पॉइंट्स ज्यादा है। इसमें वो चीजें हैं जिसको आप लोग को याद करना है, खूब बढ़िया से बार बार पढ़ना है। क्वेश्चन 100% आएंगे, 100% आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे आइए, 1 मिनट के लिए आपको ब्रेक लूंगा और आगे आइए, आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे समझने की कोशिश करते हो, आगे जानते हो कि इसमें और क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर लौ और अलौ के बारे में दिया गया। जिसमें लोहा पाया जाता है उसको लौ, और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं हो उसे अलौ बोलेंगे। बाकी ज्यादा रेट दिख रहा होगा तो आपको उतना साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ। आप सभी को बता ही दिया कि निकेल, टंगस्टन, मैग्नीज और लोहा खुद ये लौ युक्त एक खनिज के अंतर्गत आएंगे। वही सोना, सीसा, अभ्रक, उसके बाद से जो है ये सब किसमें आएंगे, अलयुक्त खनिज के अंतर्गत आएंगे। याद रखिएगा, ये स्लेटी, धूसर, मटमैला रंग का होता है। यानी लोहा वाला जो होता है ना, मटमैला मतलब माटी के कलर होता है, मिट्टी कलर का होता है। धूसर होता है हल्का ब्राउन कलर का, स्लेटी कलर का होता है। वही जो होता है ये अलयुक्त खनिज जितने भी होते हैं जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, वो अलग अलग कलर का हो सकते हैं। जैसे चांदी व्हाइट होता है, सोना आपको येलो कलर का, गोल्डन कलर का होता है कि नहीं। तो ये
अलग अलग कलर के पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा नहीं है। जैसे ही किसी भी धातु में लोहे की मात्रा पाई जाएगी, वो मटमैला कलर का हो जाएगा, वो धूसर कलर का हो जाएगा, वो जो है थोड़ा सा रेडिश टाइप का दिखने लगेगा, ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन टाइप का दिखने लगेगा, है कि नहीं है, जिसको स्लेटी कलर बोलिए, धूसर कलर बोलिए, मटमैला कलर बोलिए, जो भी बोल सकते हैं। ये रवेदार चट्टान में पाए जाते हैं और ये सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन सा? तो याद रखिएगा, लौह युक्त खनिज सभी प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं, अग्नेय, औषधि और रूपांतरित। जबकि लौह युक्त खनिज किसमें पाया जाएगा? तो ये लौह युक्त जो खनिज है वो रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं, परतदार जो चट्टान है उनमें पाए जाते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं लोग, आगे समझते हैं लोग। अब कह रहे हैं खनिजों का वितरण जो है वो कह रहे हैं कि खनिजों का वितरण मतलब क्या होता है? वितरण मतलब होता है कि खनिज कहां किस तरह है, कहां पर खनिज ज्यादा पाया जाता है, कहां पर खनिज कम पाया जाता है, कहां पर खनिज एकदम शून्य है और कहां पर खनिजों का भंडार है। इसी को बोलते हैं खनिजों का वितरण। मतलब कहां कितना छिटाइल खनिज है, धरती के नीचे कहां पर कितनी खनिज मौजूद है। जैसे कह रहे हैं कि लोहा जो है ना, लोहा और मैग्नीज के भंडार देश में कैम्ब्रियन पूर्व की चट्टानों के, जो कैम्ब्रियन युग का है, यानी पृथ्वी का युग है, एज है, जिसको कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग कहा जाता है। बहुत सारे एज आता है, ठीक है, उसमें ढेर सारा आपको युग देखने के लिए मिलेगा। तो कैम्ब्रियन युग जो है ना, उससे पूर्व की चट्टान, कैम्ब्रियन से भी पहले की चट्टानें, जो कि धारवाड़ की चट्टानें हैं, वहां पर ये ज्यादा जो है पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। ये प्राचीन चट्टानों में पाया जाता है, जो कि धारवाड़ चट्टानों भी कहा जाता है। कौन सा भैया? धारवाड़ चट्टान कहा जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत का सबसे प्राचीन हिस्सा कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन हिस्सा, भारत का दक्षिणी भाग, दक्षिणी पठार, जहां पर धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है, वही सबसे प्राचीन है। इवन बिहार का भी यही आंसर होता है। क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का कौन सा हिस्सा सबसे प्राचीन है या कौन सा भाग? तो बिहार का दक्षिणी भाग, जहां पर धारवाड़ चट्टानें के कुछ अंश पाए जाते हैं, वो सारे जो क्षेत्र जो है सबसे पुराने यानी प्राचीन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। यानी बिहार का भी दक्षिण और भारत का भी दक्षिण, याद रखिएगा। अब यहां कर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, तंबा, सीसा, जस्ता, ये सब अरावली श्रेणी में पाई जाती है। अरावली पर्वत कहाँ है? तो कई बार बताया हूं कि अरावली पर्वत जो है वो भारत के राजस्थान वाला एरिया में है। कहां भैया? भारत के राजस्थान वाला एरिया में है। कहां भैया? तो भारत के राजस्थान वाला एरिया में है, ठीक है। किधर है? ये हो गया राजस्थान वाला एरिया, और यहीं पर एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है अरावली पर्वत। क्या नाम है? अरावली पर्वत नाम है, ठीक है, याद रखिए। क्या पर्वत नाम है? अरावली पर्वत नाम है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, ये कडप्पा और ऊपरी विध्वंस समूहों के मतलब सम्मिलित रूप में वहां पाया जाता है। मतलब सिंपल समझिए, जो चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, जिप्सम है और कैल्शियम सल्फेट है, ये सब जो है विध्यन चट्टानों का हिस्सा है। अब विध्यन चट्टान आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब भाई विध्यन चट्टान कहाँ है? लीजिए मैं बता देता हूँ विध्यन चट्टान कहाँ है। यहाँ आ जाइए। विध्यन चट्टान जो है ना, ये भारत का अपना जो है पूरे बीचों बीच का हिस्सा, यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत। इसी के आसपास वाला जो हिस्सा है ये विध्यन चट्टान का हिस्सा कहलाता है। और आपको जानकर ये हैरानी भी होगी, या बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे कि इसी का हिस्सा बिहार में भी आया हुआ। ये हो गया अपना प्यारा सा बिहार। क्या हो गया? ये बिहार हो गया। यहां पर कैमूर, यानी बिहार का, ये बिहार का मैं बता देता हूं आप सभी को। ये बिहार जो हो गया, बिहार आपका हो गया। बिहार का जो ये वाला जिला है, यहां पर ये कैमूर है और ये रोहतास है। यहां पर इस चट्टान का हिस्सा आया हुआ। किस चट्टान का? विध्यन चट्टान का हिस्सा कैमूर और रोहतास में भी आया हुआ है। तो क्या जो विध्यन चट्टानों में जो चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम और ये कैल्शियम सल्फेट पाए जा रहे हैं, क्या वो चीज यहां भी पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि बिहार के किन जिलों में चूना पत्थर जो है अधिकतम पाया जाता है? तो बिहार के कैमूर और रोहतास वाले जिलों में जो है चूना पत्थर की अधिकता है। यही कारण है कि रोहतास के डालमिया नगर, एक वहां पर एक टाउन है डालमिया नगर, वहां पर सीमेंट उद्योग बैठाया गया। क्या बैठाया गया? सीमेंट उद्योग। अब कहेंगे भाई चूना पत्थर वहां मिलता है तो सीमेंट उद्योग काहे ला बैठाया गया? चूना पत्थर और सीमेंट उद्योग का क्या जो है रिश्ता है? चूना पत्थर का और सीमेंट उद्योग का क्या रिश्ता है? सीमेंट उद्योग में लगभग 76%, इतना कम से कम जो है 75 प्लस जो है प्रतिशत, यानी 70% से ज्यादा चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। यानी जहां चूना पत्थर की अधिकता है वहां सीमेंट उद्योग जरूर होगा।
यही कारण है कि बिहार के इन 2 जिलों में सीमेंट चूना पत्थर ज्यादा पाया जाता है, तो सीमेंट का भी उत्पादन यहां पर होता है। कहां पे होता है? रोहतास के एक क्षेत्र है डालमिया नगर, वहीं पर होता है। बुझा गया आप लोग को? दूसरा, अब इसको बांटा गया है, कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है। कह रहा है क्या, यहां देखेंगे तो लिखा हुआ है कि यहां पर लिखा गया है कि अधिकांश खनिजों को निम्नलिखित 3 पट्टियों में बांटा गया है। भारत में जितने भी खनिज है उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। एक को बांटा गया कि उत्तरी पूर्वी पठार। अब उत्तरी पूर्वी पठार यानी कि उत्तर यहां जाइए और पूर्व इधर जाइए, यानी बीचों बीच में जाइए, ये वाला क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी पठार वाला हिस्सा में, जो कि एक देश की धनी पट्टी है। उस पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार। ये सब पठार इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? उत्तरी पूर्वी पठार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दे कि निम्न में से कौन सा उत्तरी पूर्वी पठार का हिस्सा नहीं है। अब उसमें क्या दे देगा? ऑप्शन दे रहेगा कि छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, और एक चौथा ऑप्शन दे देगा। क्या ऑप्शन दे देगा? ऑप्शन नंबर 4 कि विंध्यंस का पठार। तो विंध्यंस का पठार क्या ये उत्तरी पूर्वी पठार का हिस्सा है? नहीं है। या ऑप्शन में चौथा ऑप्शन में दे दे अरावली श्रेणी या अरावली वाला हिस्सा, ठीक है, अरावली पर्वत वाला, अरावली श्रेणी वाला हिस्सा, तो क्या वो ये उत्तरी पूर्वी पठार के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा। या क्वेश्चन इसी को घुमा के पूछ दे कि निम्न में से कौन सा उत्तरी पूर्वी पठार का हिस्सा है, 3 को कुछ और दे दे और एक वो इसमें से कौन दे दे। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलेमेनाइट और फास्फेट जो है ढेर सारा है। इसको उतना याद करने की जरूरत नहीं, एक बार जरूर देख लीजिएगा। लेकिन जो मैं बोला हूं ना उसको एकदम रट लेना है, दिमाग में उसको लोड कर लेना है। अब ये दक्षिणी पश्चिमी पठार, अब दक्षिण यानी नीचे आइए और पश्चिम मतलब ये हो गया, ये वेस्ट हो गया पश्चिम, और इसके बीचों बीच में यानी ये वाला हिस्सा बोल रहा है भारत का, ये वाला हिस्सा। तो भारत का ये वाला जो हिस्सा है, अगर आपका मैप दिमाग में बैठा होगा, जो कि पिछले क्लास में मैंने कहा था कि एक बार मैप को, और आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने बताया था कि मैप अपने घर में ऐसे चिपका लीजिए और उसको देखना शुरू कीजिए, मैप दिमाग में छप जाएगा। वो चीज आप लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी नए स्टूडेंट होंगे, क्लास बेहतर लग रहा होगा तो आपको क्या करना है आप सभी जानते हैं। आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिएगा और बिल्कुल जो है हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि चीजें यहाँ बहुत सारी चीजें आपको बेहतर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ आइए, अब ये जो हिस्सा जो है वो हो जाएगा कर्नाटक का पठार, उसके बाद से तमिलनाडु के आसपास वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पर मैग्नीज, बॉक्साइट आदि बहुत सारी चीजें जो है पाए जाते हैं यहाँ पर। आगे आइए, और कह रहा है कि सोने की भी खान जो है इन्हीं क्षेत्रों में है। क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न में से किस पठारी हिस्सा में सोने की खान है, यानी सोने की खान क्या? केजीएफ, कोलार गोल्डफील्ड, रॉकी भाई वाला। तो ये केजीएफ जो है किसके, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? दक्षिणी पश्चिमी पठार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी पठार के अंतर्गत ही आ रहा है कर्नाटक, और कर्नाटक में ही है केजीएफ, कोलार गोल्डफील्ड, ठीक है, जहां पर सोने की बहुत बड़ी खान है। खान मतलब कि जहां खनन किया जाता है, सोना ढेर निकाला जाता है कि नहीं है, याद रखिएगा। आगे आइए, तीसरा जो दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रदेश, यानी कि अब ये उत्तर पश्चिम किधर बोला जा रहा है? ऊपर में ये नॉर्थ और पश्चिम चलिए इधर में, ये सॉरी पश्चिम इधर आ गया है ना, तो ये हो गया नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि पश्चिम उत्तर बोले, नॉर्थ वेस्ट बोल रहे, इधर आ जाइए, नॉर्थ और वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा, उत्तर पश्चिम प्रदेश यानी ये वाला हिस्सा की बात की जा रही है, जो कि कहां हो जाएगी? खंबात की खाड़ी से लेकर अरावली तक का हिस्सा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि ये भारत अपना प्यारा सा जो हो गया है ना, इस कहां कह रहा है? तो ये वाला हिस्सा कह रहा है, ये वाला हिस्सा कह रहा है। तो यहां पर अरावली पर्वत है और ये है खंबात की खाड़ी। तो याद रखिएगा ये किसको कह रहा है? तो याद रखिएगा ये यहां पर कह रहा है कि ये पूरा हिस्सा कह रहा है, ये खंबात की खाड़ी से लेकर अरावली तक का हिस्सा, ये सारे के सारे हिस्सा उत्तर पश्चिमी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जहां पर जो है सीसा, जस्ता, तांबा, बालू पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, डोलामाइट, चूना पत्थर, नमक आदि की पर्याप्त भंडार है। बुझा गया? ये 3 क्षेत्र में बांटा गया, तीनों क्षेत्रों को याद रखिएगा, बहुत बढ़िया से याद रखिएगा आप लोग। हिमालय एक अन्य खनिज पट्टी है। चौथा पट्टी क्या है? 3 को दिया है लेकिन हिमालय को अलग से बांटा हुआ है।
हिमालय जो है चौथी पट्टी हो जाएगी। पट्टी मतलब क्या, वह क्षेत्र जहां पर खनिज पाया जाता है उसको 4 कैटेगरी बांटा गया। बांटा 3 कैटेगरी भी है, लेकिन चौथी कैटेगरी आता है हिमालयन क्षेत्र, जहां पर तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट आदि जो है मिलने की संभावना है और कुछ क्षेत्रों में पाया भी जाता है हिमालयन क्षेत्र में। आगे जाइए, अब ये धात्विक खनिज देखेंगे तो धात्विक खनिज यानी जो जिसमें धातु की मात्रा मौजूद हो और साथ साथ जो है लोहा की भी मात्रा मौजूद हो। मैग्नीज है, क्रोमाइट है, पायराइट है, निकल है, धात्विक है, यानी कि वो धात्विक खनिज यानी जो लोहा है उसकी बात की जा रही है। तो लोहा से क्या फायदा है, तो याद रखिएगा लोहा जो है ना आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। रीढ़ मतलब होता है रीढ़, रीढ़ की हड्डी आप लोग मालूम है ना, जैसे रीढ़ की हड्डी अगर हम लोग खराब हो जाए तो हम लोग सीधा खड़े नहीं हो सकते लोग। तो किसी भी कोई भी देश मजबूत खड़ा है किसके दम पर, लौह अयस्क के दम पर। लोहा उसके पास ज्यादा है तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा सकता है, बड़े बड़े मशीन स्थापित कर सकता है, ठीक है, उसकी स्थापना कर सकता है। तो लोहा क्या होता है, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है, याद रखिएगा। इसे उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। क्या कहा है, उद्योगों की जननी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब कह रहा है कि लोहा जो होता है ना शुद्ध रूप में नहीं पाया था। कोई भी चीज धरती से जो निकाला जा रहा है वो शुद्ध रूप से थोड़ी होता है, उसको साफ किया जाता है, बेहतर बनाया जाता है, ठीक है, उसको साफ करके उपयोगी बनाया जाता है, तब तो वो हम लोग के लिए संसाधन कहलाता है। यहाँ जी अब कह रहा है लोहा का जो है ना 3 प्रकार है, हालांकि 4 प्रकार होता है, लेकिन यह 3 प्रकार दिया है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लोमोनाइट, और एक और होता है सीडेराइट। क्या होता है, सीडेराइट, यहां नहीं दिया है, लेकिन याद रखिएगा लोहे के 4 प्रकार। ये क्या है लोहे का 4 प्रकार, ये कैसे भैया, लोहा तो एक को जानते हैं आप लोग, है नहीं, दिमाग में आ रहा है, लोहा तो एक को जानते हैं, लोहा माने लोहा, ये 4 को प्रकार कौची। तो होता क्या है, धरती के नीचे से जब हम लोग निकालते हैं ना लोहा को, क्या निकालते हैं, धरती के नीचे से तो निकालते हैं जब किसी भी धातु को, तो मान के चलो वो धातु लोहा है, जब निकालते हैं तो लोहा अलग अलग तरह का मिलता है धरती के नीचे से। कहीं जो है कहीं से निकालते हैं तो लोहा उसमें ज्यादा और बाकी साथ में जो है कचरा जो है कम। मतलब क्या है, धरती के नीचे से कोई भी चीज निकाला जाता है तो वो अकेले नहीं आता है। ये नहीं कि निकाल रहा धरती के नीचे से तो सोना आएंगे चुपचाप अकेले आ गया, सोना के साथ और भी कुछ कुछ चिपका रहता है, मिट्टी, धूल कण या और कोई धातु उसके साथ चिपका रहता है, उसको साफ कर करके छाटा जाता है कि सोना अलग है, ये अलग, ये अलग। उसी तरह लोहा भी धरती के नीचे से जब निकाला जाता है ना तो लोहा के साथ अन्य धातु भी चिपके रहते हैं साथ में, उसके साथ मिक्स रहते हैं, तो उसको छाट के निकाला जाता है कि इसमें से गंदगी कितना है, कचरा कितना है, अन्य धातु कितनी है, उसको हटा दिया जाता है। अगर जो धरती के नीचे से कोई भी पदार्थ निकाला गया है उसमें लोहे की मात्रा ज्यादा है, लोहे की मात्रा इतना ज्यादा है, कितना ज्यादा, लगभग जो है 70% है। कितना है, लगभग जो है कितना, 70%। कितना है भैया, 70%, यानी 68 से 70% लोहा उसमें से निकल गया, बाकी 30% ही मतलब कचरा निकला या अन्य चीज निकला। तब उस लोहे की खनिज को क्या बोलेंगे, हेमाटाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको हेमाटाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको हेमाटाइट। ये हेमाटाइट क्या है, एक अयस्क है। क्या है, अयस्क है, अयस्क है, यानी लोहे का ये क्या है, ये लोहे का अयस्क। याद रखिए क्या है भैया, लोहे का अयस्क है, याद रखिएगा क्या है भैया, लोहे का अयस्क, याद रखिएगा। 70% जो है इसमें लोहे का अंश पाया जाता है। मैग्नेटाइट में 60% जो है लोहे का अंश पाया जाता है, याद रखिएगा। 50 to 60% अंश पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 50 to 60% जो लोहा पाया जाता है। लोमेनाइट में 40 से समझिए आपका जो है 30 से 40% जो है पाया जाता है लोमेनाइट में। वही सीडेराइट में जो है, सीडेराइट में जो है उसमें लोहे की मात्रा बहुत ही कम पाया जाता है, मिनिमम पाया जाता है। अब यहाँ इसका कलर भी दिया गया है कि हेमाटाइट का कलर है लाल रंग, लोमेनाइट का काले रंग, लोमेनाइट बोल रहा हूं, मैग्नेटाइट का काले रंग और लोमेनाइट का पीला रंग। इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका है। हेमाटाइट को याद रखिएगा कि हेड जो होता है ना, हेड क्या होता है आपका जो है, अगर हेड पर सर पर चोट लग जाए तो क्या हो जाएगा, लाल रंग का क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। लाल रंग का क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा, याद रखिएगा। हेमाटाइट क्या होता है, हेड यानी हेड जो होता है रेड कलर का होता है। रेड कब होता है, जब चोट लगेगा। तो हेमाटाइट लोहे का अयस्क है, ठीक है, उससे सर पर चोट लगा तो रेड कलर का निकलेगा ब्लड, यानी हेमाटाइट किस कलर का होता है, लाल रंग का होता है। ये याद हो गया। दूसरा मैग्नेटाइट का याद रखिएगा कि मन जो होता है ना, क्या होता है, मन जो होता है, मन जो क्या होता है, मन काला, मन काला, याद रखिएगा, मन काला। बहुत लोगों का क्या होता है, मन काला होता है, ठीक है। कभी भी क्या होते हैं कि अक्सर वैसे लोग देखिएगा जिनका मन काला होता है वो खाली विवाद में ही रहेंगे, दूसरे किसी को लफड़ा फंसाने में, लफड़ा सल्टाने नहीं, लफड़ा और बढ़ाने में चक्कर में रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो मन काला से याद रखिएगा कि मैग्नेटाइट
काले कलर का होता है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद तीसरा लेमोनाइट, लिमोनाइट क्या लिखा है, लिमोनाइट। लीमो को लेमन याद रखिए, लेमन, लेमन माने क्या होता है, नींबू। लेमन माने क्या होता है, तो लेमोनाइट को लेमन याद कीजिए, तो लेमन मतलब होता है कि नींबू। अब लेमन यानी किस कलर का होता है, पीला कलर का होता है, येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है भैया, येलो कलर यानी पीला कलर का होता है। तो लेमोनाइट किस कलर का, पीले कलर का होगा। किस कलर का होगा, पीले कलर का होगा, याद रखिएगा। समझ आ गया आप लोगों को, आगे चलिए आगे समझते हैं। तीनों समझ आ गया। और सीडेराइट जो बोले वो ब्राउन कलर का होता है, याद रखिएगा। अब कह रहे हैं वितरण, कहां कितना इसका भंडार है, कहां कितना इसका विस्तार है, इसके बारे में जानना है कि लोहा हमारे भारत के किन किन क्षेत्रों में कितना पाया जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कुल भंडार का 96% जो है कर्नाटक में है, यानी लोहा सबसे ज्यादा कहां है, कर्नाटक में, याद रखिए। कहां पे है, कर्नाटक में, इस किताब के अनुसार। उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड आदि में जो है शेष जो है, बाकी जो है बचा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब कि सिर्फ 96% कर्नाटक में ही नहीं, इन सभी क्षेत्रों में जो मिला के 96% है लोहा का, याद रखिएगा। लोहा जो है ज्यादातर कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड वाले राज्यों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अब कर्नाटक जो है लोहे में जो है क्या है, सबसे आगे है, और 1/4 यानी 25% लोहा जो है इसके पास पाया जाता है। कहां पे, कर्नाटक में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 25% लोहा जो है कर्नाटक में पाया जाता है, याद रखिए, अकेले में। और कहां पाया जाता है, यहां देखिएगा, चिकमंगलूर जिले के बाबा बुदन, कालाहांडी एवं कोमनगुंडी के पहाड़ियों में लोहे के अनेक खाने हैं। और यही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा गया था, और इससे पहले भी जो लॉ आया पढ़ा रहा था वो भी क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो जरूर जानते होंगे। और बिहार बोर्ड के मैट्रिक में तो हूबहू क्वेश्चन एकदम छप जाता है बाबू, एकदम रट लीजिए इसको। दूसरा, छत्तीसगढ़ देश का दूसरा जो उत्पादक राज्य है, 20% यहां लोहा पाया जाता है। कहां पे भैया, तो दांतेवाड़ा जिला का बेलाडीला और दुर्ग जिले में डल्ली, राजहरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, याद रखिएगा। अधिकांश लोहा विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है, यानी कि विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है उस बंदरगाह से लोहा कहां जाता है, तो जापान में भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है भैया, जापान में लोहा जो है भेजा जाता है, याद रखिए। कहां भेजा जाता है, जापान में लोहा भेजा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला आ जाइए, यहां लिखा है कि भैया उड़ीसा का देखना है। उड़ीसा में तो 19% लोहा का उत्पादन करता है। यहाँ प्रमुख खाने गुरु महीपानी, बादाम पहाड़ जो है, और मयूरगंज एवं कीरीबुरु जो है, इन जगहों पर जो है पाया जाता है लोहा। अब गोवा में देखेंगे तो गोवा में क्या याद रखना है आप लोग को कि 16% लोहा यहीं से मिलता है हम लोग को। और मुर्मुगांव बंदरगाह है, पत्र मतलब होता है बंदरगाह, जो कि गोवा में है। कहां भैया, गोवा में। यहां से लोहा जो है निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है, निर्यात यानी बेचा जाता है। किस बंदरगाह से, मुर्मुगांव बंदरगाह, जो कि गोवा में है, याद रखिएगा। झारखंड में आइएगा तो झारखंड में 15% जो लोहा जो है पाया जाता है, और ये सिंहभू जिला है। सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा और रांची मुख्य जो है ये जिला जो है लोहे का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। महाराष्ट्र में जो है देखेंगे जो है कौन का क्षेत्र है, तो चंद्रपुर रत्नागिरी ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, जहां पर लोहे का उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश का करीमनगर, बालगन, कुर्नूल, कडप्पा आदि जो है लोहे के उत्पादन वाला क्षेत्र है, याद रखिएगा। तमिलनाडु का में देखेंगे तो कौन सा भैया, तो स्लेम है, स्लेम पहाड़ियां जो कि मल्लाई पहाड़ियों में है। पादमपल्ली, नीलगिरी वाले क्षेत्रों में जो है लोहे की मात्रा जो है पाई जाती है, याद रखिएगा। आगे जी, अब मैग्नीज का देखेंगे तो मैग्नीज जो है कहां पाया जाता है। एक तो पहली बात कि मैग्नीज जो है उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में रूस और दक्षिणी अफ्रीका के बाद तीसरे नंबर पे है। यानी कि मैग्नीज के उत्पादन में एक नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर दक्षिणी अफ्रीका है, और तीसरे नंबर पर भारत है अपना। किसके उत्पादन में, मैग्नीज के उत्पादन में, याद रखिए। किसके उत्पादन में, मैग्नीज के उत्पादन में, याद रखिएगा। मैग्नीज का उपयोग, ये भी जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है एग्जाम में, याद रखिएगा कि मैग्नीज का उपयोग बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी में, चमड़ा उद्योग में और माचिस उद्योगों में इसका किया जाता है। किसका उपयोग, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में आया हुआ था, आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो एक बार क्वेश्चन उठाइए अपने एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का, चाहे बिहार पुलिस, बिहार दुर्गा, बीपीएससी या मैट्रिक वाले स्टूडेंट, उठा के देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए।
भारत मैग्नीज का संचित भंडार 1670 लाख टन है। विश्व में जिम्बाब्वे के बाद भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा संचित भंडार है, यानी कि जिम्बाब्वे एक नंबर पे है मैग्नीज को संचित करने में, और जो भारत जो है दूसरे नंबर पे है संचित करने में। याद रखिएगा, संचित मतलब कि उसको जुगा कर रखने में, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में उत्पादन का मुख्य क्षेत्र, अब उत्पादन कहाँ होता है तो उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। और भंडार सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, महाराष्ट्र में किया जाता है, याद रखिएगा। मैग्नीज का भंडार महाराष्ट्र में, उत्पादन उड़ीसा में सबसे ज्यादा है, ठीक है, दोनों चीज को याद रखिएगा। आगे आ जाइए, देखिए यहां लिखा है उड़ीसा भारत में मैग्नीज के उत्पादन में सबसे आगे। उड़ीसा क्या है भैया, उत्पादन में सबसे आगे, और महाराष्ट्र क्या है, भंडार में सबसे आगे, याद रखिएगा। भंडार में सबसे आगे महाराष्ट्र क्या है तो मैग्नीज के जो है भंडार करने में जो है सबसे आगे है। क्या है, भंडार करने में महाराष्ट्र जो है आगे है। रत्नागिरी में जो है उच्च कोटि का मैग्नीज पाया जाता है। रत्नागिरी महाराष्ट्र का क्षेत्र है जहां पर मैग्नीज पाया जाता है। ये सारी की सारी डाटा जो है सिर्फ और सिर्फ याद करने वाली है। जितना याद कीजिएगा उतना फायदा है आप लोग को, और एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, हर बार क्वेश्चन आता है, ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ना क्वेश्चन आया, ठीक है, याद रखिए। मध्य प्रदेश जो है तीसरा नंबर पे आएगा मैग्नीज के उत्पादन में, मध्य प्रदेश के, ठीक है, याद रखिएगा। और कर्नाटक जो है उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है 5वें नंबर पे आ जाएगा। ये सब हो गया। अब आइए धात्विक खनिज दूसरा में देखेंगे, जो कि अलोही वाला है, यानी जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, जैसे कि बॉक्साइट है, इसको जानेंगे लोग, तांबा है, सोना है, चांदी है, जो कि जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो जिसमें आएंगे बॉक्साइट को जानेंगे लोग कि भाई बॉक्साइट जो है वो कहाँ पाया जाता है। पहली बात कि बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। यहां लिखा है कि एल्युमिनियम नामक धातु जो निकाली जाती है उसी का अयस्क है बॉक्साइट होता है। इसको वायु निर्माण, विद्युत उपकरण बनाने में, घरेलू साज सज्जा सामान बनाने में, यानी कि सजावट के सामान बनाने में, सीमेंट, सफेद सीमेंट यानी व्हाइट सीमेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा बॉक्साइट का, व्हाइट सीमेंट बनाने में और रासायनिक वस्तुओं को भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए, आगे जानते लो, आगे समझते लो। यहां पर आज ये बॉक्साइट का जो भंडार जो है वो उड़ीसा राज्य में है सबसे, याद रखिएगा देश में आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडार जो है उड़ीसा राज्य में, यानी भंडार कहाँ है तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा, याद रखिएगा। और उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट उत्पादन भी करता है, यानी उत्पादन और क्या बोलते हैं उसको, उत्पादन और भंडारण में उड़ीसा सबसे आगे है। किसका जो है, बॉक्साइट का, बॉक्साइट। उसके बाद गुजरात है, दूसरे नंबर पर झारखंड है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे छत्तीसगढ़ है, उसके बाद तमिलनाडु है, और जम्मू कश्मीर का भी क्षेत्र कौन सा, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है पूंछ, उधमपुर जिला, यहां पर उत्तम कोटि के बॉक्साइट पाए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला बॉक्साइट उत्पादन में अल्प उत्पादक है, यानी थोड़ा सा उत्पादन करता है, याद रखिएगा। उच्च कोटि का बॉक्साइट कहां पाया जाता है, जम्मू कश्मीर के पूंछ में और उधमपुर में, जम्मू कश्मीर के पूंछ में और उधमपुर में। अब आइए तांबा को जानते लो, तांबा के बारे में जानते लो कि भैया तांबा का भंडार जो है कहां है, किस क्षेत्र में। झारखंड के पूर्व एवं पश्चिम सिंहभूम जिला तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी तांबा के उत्पादन में झारखंड सबसे आगे है। हर किसी के याद रखिएगा कौन किसके उत्पादन में सबसे आगे है। राजस्थान का खेतड़ी एक जगह है, सिंघाना भेकला में तांबे का जो है विस्तृत भंडार वहां मौजूद है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का बालाघाट, छत्तीसगढ़ का दुर्ग, ये भी तांबे के लिए फेमस है, याद रखिएगा। बाकी आंध्र प्रदेश का बहुत सारा क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये सब तांबे के लिए फेमस जगह होता है, याद रखिएगा। अब आइए अभ्रक, अभ्रक कहाँ है भैया, तो भारत विश्व में शीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है, अग्रणी यानी सबसे आगे है। शीट उत्पादकों में क्या है, सबसे आगे है, याद रखिएगा। किसके उत्पादन में, तो भारत जो है विश्व में शीट उत्पादन में सबसे आगे है, याद रखिएगा। याद रखिए यहाँ लिखा है प्राचीन काल से अभ्रक का उपयोग आयुर्वेद की दवाइयों के लिए किया जाता था। अभी जो है इसमें विद्युत रोधी उपकरण बनाने में भी किया जाता है, बिजली को रोकने के लिए अभ्रक का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिए भारत में उत्पादन की दृष्टि से अभ्रक का 3 पेटी है, यानी 3 क्षेत्र में अभ्रक पाया जाता है। एक जो कि बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान के राज्यों के अंतर्गत आती है। भारत में अभ्रक के कुल भंडार 59,065 टन है, और इसका उत्पादन जो है यानी 1217 टन है। बिहार, झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अभ्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है।
रूबी अभ्रक जो है कहाँ पाया जाता है? बिहार और झारखंड वाले क्षेत्रों में। और पश्चिम में गया जिला में, बिहार के गया जिला से हजारीबाग झारखंड का हो गया, मुंगेर बिहार का हो गया, इन सभी क्षेत्रों में, भागलपुर वगैरह में जो है ये उत्तम कोटि के अभ्रक का भंडार जो है मौजूद है, याद रखिएगा। उसके बाद आएंगे तो धनबाद, पलामू, रांची, ये सब झारखंड का क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर है, आंध्र प्रदेश में कहा भैया? नेल्लौर में पाया जाता है। बिहार और झारखंड में 80% जो अभ्रक पाया जाता है आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में पाया जाता है। राजस्थान जो है तीसरे नंबर पे आता है अभ्रक उत्पादन में। क्या आता है? राजस्थान तीसरे नंबर पे आता है, जहां जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर जो जिला है वो अभ्रक उत्पादन में जो है इंपॉर्टेंट है। और ये भी जो क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अभ्रक उत्पादन में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है सम्मिलित है या किन क्षेत्रों में अभ्रक पाया जाता है? तो राजस्थान के अजमेर दिया था, आंध्र प्रदेश का नेल्लौर था, और बिहार झारखंड वगैरह का क्या हो जाएगा? ये जो जगह जो हो जाएगा, कौन सा जगह? बिहार का गया वाला हो जाएगा एरिया, मुंगेर वाला एरिया हो जाएगा, और झारखंड का धनबाद, रांची, पलामू, बहुत सारे क्षेत्र है, ठीक है नहीं? ये सब अभ्रक उत्पादन में आगे है। चूना पत्थर का मैंने क्या बोला कि 76% जो चूने पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है, 16% लोहा में किया जाता है, और 4% अन्य रासायनिक उद्योगों में जो है किसका किया जाता है। और याद रखिएगा बाकी जो है उर्वरक में, कागज बनाने में, चीनी उद्योग में भी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 35% क्या होता है? चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है, बाकी अन्य जगहों पर पाया जाता है। अब यह लिखा है खनिजों का आर्थिक महत्व क्या है? भैया खनिज का तो आर्थिक महत्व मतलब होता है कि पैसा कमाने का उद्देश्य क्या है। तो भाई साहब खनिज का उत्पादन उसी ही उद्देश्य से तो ही किया जाता है कि नहीं? जो भी खनिज जितना ज्यादा महत्वपूर्ण उसका आर्थिक महत्व उतना ही ज्यादा अधिक है कि नहीं है? याद रखिएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है कि खनिज ऐसे क्षयशील संसाधन है। क्षयशील मतलब होता है कि ये खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, यानी ये समाप्त हो जाएगा। कोई भी खनिज ऐसा नहीं है जो रहे, खासकर वो खनिज जो कि खनन करके निकाला जा रहा है, यानी खनिज मतलब खनन करके तो निकाला ही जा रहा है, तो कोई भी खनिज परमानेंट हमेशा के लिए नहीं रहेगा, एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसीलिए इसका महत्व अधिक होता है। समझे क्या ना? खनिजों का संरक्षण क्यों करना जरूरी है? तो भाई साहब ये अनवीकरणीय रहते हैं। अनवीकरणीय मतलब होता है कि ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, समाप्त हो ही जाएंगे, तो इसलिए इसको बचाना, इसको संरक्षण करना जरूरी होता है। अब आते हैं लोग क्वेश्चन जानते हैं कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो आप अभी देखिए कि 100 खनिज भारत में पाया जाता है, जिसमें आर्थिक दृष्टि से 30 खनिज जो है महत्वपूर्ण होता है, और पूरे संसार में 2000 खनिज पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उत्पादन है, यानी जिसमें लोहा पाया जाता है? लौह युक्त खनिज कौन सा हो जाए? तो मैग्नीज होगा, अभ्रक होगा, बॉक्साइट होगा, ये चूना पत्थर होगा जिसमें लोहा का अंश पाया जा रहा हो, तो मैग्नीज हो जाएगा, याद रखिएगा। बॉक्साइट जो है ये अलौह में आएगा, और अभ्रक जो आएगा ये भी अलौह में आएगा, याद रखिएगा। साथ साथ में अकार्बनिक में भी आएगा, चूना पत्थर भी अलौह में आएगा, और ये जो है अलौह में आएगा चूना पत्थर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है, यानी धातु नहीं है? तो सोना जो है, ये जो है सोना क्या है? ये सोना जो है धातु है लेकिन अलौह वाला धातु है। टीना भी धातु है लेकिन अलौह वाला धातु है। अभ्रक जो है यही अधातु है। अभ्रक क्या है? अधातु है। ग्रेफाइट जो है ये भी जो है क्या है? सॉरी अभ्रक बोल रहा हूं, ये ग्रेफाइट जो है ये जो है अधातु है। अभ्रक आपने देखा कि ये भी जो क्या था? अलौह युक्त जो है के अंतर्गत ये भी आ रहा था। तो ये कह रहा अधात्विक खनिज में कौन हो जाएगा? तो ग्रेफाइट जो हो जाएगा अधात्विक जो है खनिज हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है, ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है, ग्रेफाइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अभ्रक और ग्रेफाइट दोनों ही लिखा गया, इसको एक बार आप लोग रीचेक करके कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल कर दीजिएगा, ठीक है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और किस खनिज से आभूषण बनाया जाता है? तो सोना से भी, तांबा से भी आभूषण वगैरह बनाया जाता है। कौन सा खनिज अयस्क का एक प्रकार है, यानी कि इसमें से लौह अयस्क का खनिज कौन सा? लौह अयस्क। तो लोहा जो होता है लिग्नाइट, बिटुमिनस, हेमाटाइट, ये सब क्या है? कोयला का प्रकार है। सॉरी हेमाटाइट बोल रहा है, ये लिग्नाइट और बिटुमिनस। हेमाटाइट तो लोहा का ही अयस्क है। अभी बताया मैंने लोहा का अयस्क कौन कौन? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लेमोनाइट, 4 प्रकार के अयस्क थे लोहा का। और ये लिग्नाइट और बिटुमिनस जो दिया है ना, ये है कोयला का अयस्क है। इसका एक ट्रिक होता है ए बी लिपि, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, 4 प्रकार के होता है क्या? कोयला होता है, याद रखिएगा। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? अभी आपने पढ़ा कि कर्नाटक जो था लौह उत्पादन में सबसे आगे था, 25% लोहा का यही उत्पादन कर रहा था, बाकी उड़ीसा, गोवा और झारखंड भी था।
छत्तीसगढ़ का भारत का कितना प्रतिशत लोहा का उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ जो था वो 20% लोहा का उत्पादन कर रहा था। हर राज्य का दिया था, कर्नाटक 25% था, है कि नहीं? मैग्नीज उत्पादन में भारत जो है विश्व में कितने नंबर पे? तो तीसरे नंबर पे। अभी आपने देखा भारत रूस पहले नंबर पर था और दक्षिणी अफ्रीका दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर अपना भारत, प्यारा सा भारत था, याद रखिएगा, ठीक है। 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज कितना उपयोग किया जाता है? तो 10 किलोग्राम जो है मैग्नीज उपयोग किया जाता है, जो कि साइड में दिया गया था, उसको मैं बताना भूल गया था ऊपर में, याद रखिएगा। 1 टन अगर क्या बनाना है आप लोगों को? स्टील, इस्पात मतलब होता है कि स्टील बनाना है। 1 टन स्टील बनाना है तो कितना मैग्नीज को उपयोग कीजिएगा? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज को उपयोग कीजिएगा लोहा में। लोहा में 10 किलो मैग्नीज मिला दीजिए। कितना लोहा में? 1 टन लोहा में 10 किलो मैग्नीज मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए उसको गला के, और उसके बाद जब ढालिए तो स्टील बन जाएगा। उड़ीसा किस खनिज में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा जो होता है वो किस खनिज में उत्पादन है? तो एल्युमिनियम में जो है उड़ीसा एल्युमिनियम में सबसे आगे है। लोहा में तो कर्नाटका था, आपने देखा कर्नाटक है। टीन में राजस्थान जो है सबसे आगे है। मैग्नीज में महाराष्ट्र जो है वो भंडार में आगे है। हालांकि उत्पादन में मैग्नीज भी ठीक ठाक है, उड़ीसा में मैग्नीज के भी उत्पादन होता है। और तांबा में है 1 नंबर पे झारखंड है, और खासकर राजस्थान के खेतड़ी में भी तांबा पाया जाता है। राजस्थान के खेतड़ी में भी तांबा पाया जाता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होगा? बॉक्साइट का उपयोग होगा, जो उड़ीसा में सबसे ज्यादा है। देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन उस समय के हिसाब से अभी जो है ज्यादा हो चुका है। बिहार और झारखंड में कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार और झारखंड दोनों मिला देंगे तो 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। हालांकि झारखंड में सबसे ज्यादा अभ्रक है, लेकिन दोनों मिला के बोलेंगे तो रूबी एक प्रकार का होता है, उत्तम किस्म का होता है अभ्रक, वो अभ्रक जो है झारखंड में पाया जाता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग में सबसे ज्यादा यूज होता है। 76% चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है, जो कि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था, याद रखिएगा। ये हो गया। अब आ गया अगला चैप्टर, तो यहां तक चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अगले चैप्टर में जो है आप लोग को नेक्स्ट पढ़ाऊंगा डिटेल से। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक वीडियो बेहतर लगा होगा। अगला चैप्टर आएगा आप लोग को शक्ति यानी ऊर्जा संसाधन के बारे में जानेंगे, जिसमें जो है आप लोग को परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, खनिज संसाधन, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से बताएंगे। अब तक आप लोग बताइएगा किस तरह का दिक्कत लग रहा है, परेशानी लग रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है। और वीडियो बेहतर लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि शाम तक आप लोग इतिहास का भी सेशन मैं शुरू कर दूंगा, और बहुत जल्द 1 से 2 दिन में पॉलिटिकल साइंस का भी सेशन शुरू हो जाएगा। यहां तक अगर आप सभी आए होंगे तो एक बार आप सभी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि ये भी पता चल सके कि आप पूरी वीडियो जरूर देखिए। तो क्लास पूरी देखने के बाद एक कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।